हाँ या ना, कोई जवाब नहीं पता है कि पता है। सात निश्चय के बारे में नहीं पता है। और सात निश्चय पार्ट 2 अभी चल रहा है। सात निश्चय जो 2016 में ही इसका उद्घाटन हुआ था, जिसके तहत सात निश्चय का उद्घाटन जो मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसके अंतर्गत जो पहला निश्चय था आर्थिक हल युवाओं के बल, उसमें जो भी योजनाएं आती हैं वो आजकल के युवा पीढ़ी के लिए है, जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसके बारे में बहुत लोग जान भी रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी जान रहे हैं, कुछ को आधी अधूरी जानकारी है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि ये जो भी योजनाएं हैं 3 तरह की, इनके बारे में आप लोगों को क्लियरली बताया जाए कि हाँ, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है, इन योजनाओं का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। तो आर्थिक हल युवाओं के बल, ये जो पहला निश्चय है मुख्यमंत्री जी का, इसके अंतर्गत 3 तरह की योजनाएं आती हैं। जिसमें पहला जो योजना है वो है कुशल युवा कार्यक्रम, जिसके बारे में आप लोग लगभग जान रहे होंगे, ठीक है। दूसरा जो योजना है वो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरी जो योजना है वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। जो कुशल युवा कार्यक्रम योजना जो है, ये वैसे बच्चों के लिए है जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं। और 10th पास करने के बाद जनरली क्या होता है, अगर जो भी बच्चे अगर 10th पास कर ले रहे हैं, अब एग्ज़ाम हमने दिया, तो रिजल्ट आने तक हम क्या करते हैं, इस बीच में सोचते हैं कि कुछ ऐसा हम कर लें ताकि आगे हमें काम आए, कंप्यूटर की ट्रेनिंग कर लें या और भी तरह की हॉबीज़ होती हैं लोगों के पास, वो कर लें, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इस बीच में आप कुछ ऐसा सीख लें जो कि आपको आगे काम दे। तो कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, 240 घंटे का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती है, साथ ही सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि हमें बात कैसे करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जा रहे हैं या किसी भी इंटरव्यू को हम फेस कर रहे हैं, तो हमें कैसे उनके सामने बोलना चाहिए, अपनी बातों को कैसे प्रकट करना है, उनको कैसे समझाना है, या अगर वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो उसे हमें कैसे बताना है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल, या इसको बोलते हैं क्या, संवाद कौशल। इसके तहत हम यही सीखते हैं कि हमें अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा इसका मॉड्यूल है वो है सॉफ्ट स्किल, जिसमें व्यवहार कौशल। बोलना तो हमने सीख लिया, अब हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू में अगर हम जा रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए इंटरव्यूअर के सामने, जो भी हमसे जो भी कुछ भी पूछेंगे या जो भी है उसके सामने हमें कैसे बिहेव करना है, ये आता है आपको सॉफ्ट स्किल में। और जो तीसरा कंप्यूटर का जो बेसिक जानकारी कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, ईमेल कैसे सेंड करेंगे, इंटरनेट कैसे सर्वे करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक, जनरली आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है तो लगभग मोबाइल यूज़ करना सब जान रहे हैं, लेकिन जब बात कंप्यूटर की आती है तो उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको जानना ज़रूरी है। एक्सेल में काम करना है, वर्ड में काम करना है, और आजकल बिना कंप्यूटर के नॉलेज के कुछ भी नहीं होने जा रहा है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। अगर आप छोटा सा एक दुकान की बात करें, एक आप मतलब कोई भी दुकान मान लीजिए, कोई भी दुकान की बात करें, तो आजकल जो बिल भी जो बनता है वो कंप्यूटराइज्ड बिल होता है ना। तो अगर आप मान लीजिए चाहेंगे कि हमें किसी तरह का जॉब मिल जाए या कुछ भी हो जाए, या आगे फ्यूचर में किसी तरह की वैकेंसीज आती है जिसमें आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो उस समय ये जो योजना है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। क्योंकि अगर आप इसी ट्रेनिंग का अगर लाभ अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, जैसे कि अब कंप्यूटर सीखना है, तो लोग क्या करते हैं जनरली, अगर नहीं जानकारी के अभाव में क्या करेंगे, कहीं भी प्राइवेट से जाके हम कंप्यूटर का ट्रेनिंग करेंगे, और कंप्यूटर का ट्रेनिंग जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, 5-6 हज़ार रुपये लग ही जाता है कोर्स का, है ना। और ये जो है सरकार ने जो ये योजना दी है ये निःशुल्क है, इसमें आपको एक भी रुपये नहीं लगते हैं और ट्रेनिंग आपको दी जाती है। तो इसमें इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि आप कम से कम 10th पास आउट होने चाहिए, और आपकी आयु सीमा कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। 15 से 33 वर्ष के बीच के बच्चे और जो कम से कम मैट्रिक पास हो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। आगे आपने इंटर किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, पीजी किया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आप मैट्रिक पास होने चाहिए, और जो एज लिमिट है 15 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए, तो इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, आधार कार्ड और एक फ़ोटो। और बैंक का पासबुक जो होगा ना, वो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को आप छोड़ के देंगे, वो बैंक का पासबुक अगर आप लेकर आते हैं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट और एक फ़ोटो, इतना पेपर आपका ओरिजिनल हमें चाहिए होता है, और साथ ही इसका एक ज़ेरॉक्स चाहिए होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि बैंक का पासबुक का यहाँ का क्या काम है, यहाँ तो पैसा की कोई बात है नहीं। तो होता क्या है कि जब इस योजना का आप लाभ लेते हैं तो इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद इसका जो है वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब जो भी बच्चा इस योजना का लाभ लेना चाह रहा है उसको हमारे ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए और आप इस योजना का लाभ ले सकते, नहीं, वहाँ पे आपका सत्यापन होता है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करते हैं, या जो भी हमारा प्रोसेस है वो हम करते हैं, आपका फ़ोटो खींचा जाता है, आधार लिया जाता है, इतना प्रोसेस होने के बाद एक रिसीविंग आपको दिया जाता है। इस रिसीविंग को लेकर के आप किसी भी कुशल युवा केंद्र में, चाहे वो आपके ब्लॉक में स्थित हो
या बिहार के किसी भी जिले में स्थित हो, आप जाकर के वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग करने के लिए वो जो रिसीविंग आपको मिलता है DRCC से वो, और 1000 रुपये आपको एज ए सिक्योरिटी मनी लिया जाता है, ठीक है, जो कि आपको एडमिशन लेते समय जमा करना है। और जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है और एग्ज़ाम दे देते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो ये 1000 रुपये पुनः आपके खाते में लौटा दिया जाता है, जो खाता हमने आपसे लिया है उसमें। तो आपका ये आपका प्रोसेस है इसका, ठीक है। इसमें जैसे कि ट्रेनिंग लेने के मैंने बताया कि आप 38 जिला में किसी भी जिला में ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पटना से रह के पढ़ रहा है लेकिन निवासी वो समस्तीपुर जिले का है, तो उसको काम करने के लिए मतलब हमारी ये प्रोसेस है, जो फॉर्म भरना है, वेरिफिकेशन कराना है, इसके लिए उसको समस्तीपुर जिला ही आना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रेनिंग करने के लिए पटना से भी कर सकता है। ऐसा कोई नई लिमिटेशन है कि अगर आप समस्तीपुर जिला के निवासी हैं तो ट्रेनिंग आपको वहीं से करना है, ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं है। बस कंडीशन इसी में है कि आप फॉर्म जब भरेंगे और वेरिफिकेशन जो करेंगे वो अपने आवासीय जिला से करेंगे, और उसके बाद आप ट्रेनिंग 38 जिला में स्थित किसी भी कुशल विभाग केंद्र या SDC हो या BSDC हो, उसमें आप जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका। सिक्योरिटी मनी जो लिया जाता है, मैंने बताया जैसे कि एग्जाम के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है तो वो 1000 रुपये फिर पुनः आपके खाते में लौटा दिया जाता है। इसलिए खाता जो भी आप देंगे, पहली बात दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को छोड़ के देंगे, दूसरी बात कोशिश करेंगे कि वो आधार सीडेड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैसा जाने में वापस आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये है आपका पहला योजना कुशल युवा कार्यक्रम। दूसरा जो योजना है वो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके नाम से ही पता लग रहा है, स्वयं सहायता भत्ता योजना मतलब जो भत्ता आपकी सहायता के लिए सरकार आपको दे रही है। तो फिर बात आती है किस तरह की सहायता सरकार आपकी कर रही है। बहुत लोग जो है इस योजना को बेरोजगारी भत्ता के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है, इसका मान के रखिएगा। बेरोजगारी भत्ता होता तो जितने लोग बेरोजगार हैं सबको मिलना चाहिए ना, तो ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है, ये स्वयं सहायता भत्ता है। और ये योजना जो है ऐसे बच्चों के लिए है जो इंटर करने के बाद किसी भी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जैसे परिवार की तरफ से आर्थिक तंगी है, हम आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देने का, कि हमको इंटर के बेसिस पे ही जॉब चाहिए, हमें जॉब पाने की जल्दी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इंटर के बाद ही बहुत सारा वैकेंसीज आते रहता है, फॉर्म भरते हैं बच्चे, फॉर्म भरते हैं उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, या अगर जैसे तैसे फॉर्म भर भी दिए और अगर उसका सेंटर दूर पड़ गया तो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि इंटर के बेसिस पे जो भी वैकेंसीज आती है उसका लाभ भी वो नहीं उठा पाते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार वैसे बच्चों को जो इंटर करके आगे की पढ़ाई छोड़ चुकी है और जिसकी आयु सीमा 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है, उसको 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से लगातार 2 साल तक यानी 24,000 रुपये उसके खाते में दिया जाता है, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि इस 24,000 रुपये का इस्तेमाल करके, या जो हर महीने 1-1 हज़ार रुपये आपके खाते में जा रहा है, इसका इस्तेमाल करके आप फॉर्म भर सके। जो भी इंटर के बेसिस पे वैकेंसीज आती हैं उसका फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम देने जाएँ, ऐसा नहीं हो कि पैसे के अभाव में आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है दूसरा योजना हमारा। तो इसमें एक तो कंडीशन ये हो गया कि बच्चे जो है इंटर करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ देनी होनी चाहिए, और दूसरा कि उनका एज जो है 20 से 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तो इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं। और जो इस योजना का लाभ लेते हैं ना, उसको कुशल युवा कार्यक्रम जो हमारा पहला योजना है वो साथ में कराया जाता है। उसके लिए उनको अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बात तो आप समझ ही रहे हैं कि सिर्फ इंटर के पढ़ाई के बाद नौकरी पाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। इवन कि ग्रेजुएशन के बाद भी आजकल जॉब पाना मुश्किल है। तो इंटर के बेसिस पे अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपको सरकार एक 24,000 रुपये के साथ साथ कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ भी इसी योजना के अंतर्गत आपको दे रही है। कुशल युवा के लिए आपको अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ये है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बच्चा जो है इंटर के आगे पढ़ाई नहीं कर रहा होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना चाहिए, 10th का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, आधार कार्ड, एक फ़ोटो, और सबसे अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है वो इंटर का CLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और उसका एक ज़ेरॉक्स। इतना डॉक्यूमेंट लेके आपको फिर आना है हमारे ऑफिस DRCC, जहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा, फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, और उसके बाद अगले महीने से आपको 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह के हिसाब से पैसा जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको हर महीने ये बताना पड़ता है कि हम अभी भी बेरोजगार हैं, हमने आगे अभी भी जॉब नहीं किया है। तो इसका प्रोसेस क्या है, जब आप इस योजना का लाभ लेंगे तो ये आपको बताया जाएगा। अभी मैं बताऊंगी भी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। बस इतना आप समझ लीजिए कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सारा ओरिजिनल लेके आएंगे, और यहाँ भी बैंक का पासबुक जो है वो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को छोड़ के होना चाहिए,
ठीक है, वो नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें फिर पैसा जाने में दिक्कत हो, हमारे पोर्टल में वो ऐड नहीं है। ये हो गया आपका दूसरा योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरा जो योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, उनके बारे में सर आपको बता देंगे, उनसे आप जान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि बस यही है कि जो इंटर करके आगे की पढ़ाई नहीं, आर्थिक अभाव के कारण जो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, सरकार उनको लोन प्रोवाइड करती है, और बाकी डिटेल्स जो है सर आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग अभी 2 योजना के बारे में समझे। कौन कौन सा योजना था? कुशल युवा कार्यक्रम योजना और स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है। तो आर्थिक हल युवाओं के बल निश्चय के अंतर्गत आपका एक और सबसे इम्पोर्टेंट योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। यह इस योजना का लाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिकांशतः हम लोग के गांव में देखा जाता है कि बच्चा पैसे के अभाव के कारण मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी भी हद से गार्जियन उसका इंटर तक करवा देते हैं, किसी तरह से पढ़ा देते हैं, लेकिन उनको इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए और चाहे नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के लिए भी पैसे गार्जियन देने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसी स्थिति को देखते हुए सरकार यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाई है, जिसमें बच्चा जो है इस योजना का लाभ लेकर के वो अपना जो आगे भी इच्छा रखता है कि जो हम उच्चतर हायर एजुकेशन पढ़े वो कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में से हमसे पूछिएगा, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले बच्चा का उम्र 15 साल से लेकर के 30 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कितना साल? 15 साल से 30 साल तक, यानी कि 15 साल से लेकर के 25 साल तक वैसे विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं जो मैट्रिक करने के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक सब कोई जानते हैं, डिप्लोमा का कोर्स होता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हो या फिर इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन का डिग्री करना चाह रहे हो, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, आपका बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, यानी कि बैचलर डिग्री में प्रोफेशनल डिग्री हो, टेक्निकल डिग्री हो या नॉन टेक्निकल डिग्री हो, तीनों डिग्री वो जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है वो 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच में उम्र होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। मान लेते हैं किसी बच्चा का उम्र 25 साल से ऊपर हो गया और वो ग्रेजुएशन पास कर गया है, वो भी चाहता है कि हम आगे पढ़ें, तो उसके लिए 15 से 30 साल यानी कि 30 साल तक वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो मास्टर डिग्री के लिए है। मास्टर के लिए जैसे मान लेते एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, है ना, मास्टर लेवल पे जो ग्रेजुएशन के बाद होता है कोर्स वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 साल से लेकर के 30 साल के वैसे विद्यार्थी जो बिहार में अवस्थित जो इंटर का जो कॉलेज स्कूल होता है, शैक्षणिक संस्थान होता है, उससे इंटर की परीक्षा पास कर गए हो, ठीक है, और वो आगे जैसे मैट्रिक के बाद आपका इंटर में एडमिशन हो, पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो, या फिर इंटर के बाद आपका बैचलर डिग्री में एडमिशन हो, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री में एडमिशन हो, यानी कि हमने कहने का मतलब है कि जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं इस लोन के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से, उसमें आपका एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे विद्यार्थी इस योजना के माध्यम से 4 लाख रुपये तक लाभ लेकर के अप्लाई यानी कि लाभ लेकर पढ़ सकते हैं। इस योजना में उनको 4 लाख रुपये तक दिया जाता है पढ़ने के लिए। इस 4 लाख रुपया में उसका कॉलेज का फीस, रहने खाने का फीस और कॉपी किताब का फीस, तीनों फीस उनका इंक्लूड है। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट कि आपका बीटेक में कोई एडमिशन गया, इंटर के बाद जैसे बीटेक में एडमिशन लिया आपका, ठीक है, कॉलेज में कोई जैसे समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा या चाहे कहीं बाहर गया, तो उसमें कॉलेज का फीस सपोज डेट मान लेते हैं उसका 2 लाख रुपया, सरकारी कॉलेज में मान लेते कम होता है 2 लाख रुपया है, ठीक है। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए उसको शहर के ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार 3000 रुपये रहने खाने के यानी कि फूडिंग लॉजिंग का दिया जाता है पढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, समझ गए। तो उनको 3000 रुपये पर मंथ हो गया, प्लस में 10,000 रुपये कॉपी किताब कलम का खर्चा दिया जाता है उनको, ताकि वो जो पढ़ाई करे उसमें कॉपी किताब कलम को कर ले, साल में 1 साल का खर्चा उसका रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या फर्स्ट बताया कॉलेज का फीस जितना हुआ, सेकेंड फीस आपका फूडिंग एंड लॉजिंग का फीस, और थर्ड हुआ आपका कॉपी किताब कलम का फीस। यानी कि सपोज डेट मान लेते हैं आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फीस 2 लाख है, 3000 रुपये पर मंथ आपका दिया जा रहा है, तो 4 साल का कितना हो गया, 1,40,000 के आसपास होता है,
हो गया, प्लस में 40,000 रुपये आपका हो गया कॉपी किताब कलम का खर्चा, यानी कि 4 लाख रुपया के अंदर आपका फीस है। तो टोटल खर्चा आपको सरकार इस योजना के माध्यम से दे रही है, आपको एक भी रुपया घर से लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मान लेते हैं आप ही में से कोई पूछेगा कि सर हम बाहर में दिल्ली में पढ़ेंगे, दिल्ली में का तो खर्चा तो मेरा 10 लाख रुपया होता है, उस कंडीशंस में क्या करेंगे? तो सरकार आपको 4 लाख ही रुपया देगी, चाहे वो पैसा से आप ट्यूशन फी पूरा दे सकते हैं या फिर आप जैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना में आपको 4 लाख रुपया दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, जिसमें कॉपी किताब कलम का खर्चा, कॉलेज का फीस और रहने खाने का फीस इंक्लूड है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हम जो कोर्स करेंगे कौन सा कोर्स करेंगे। आप लोग के क्वेश्चन होगा कि सर ये जो इसमें सरकार अपने तरफ से कोर्स करवाएगी कि हम अपने इच्छा अनुसार कोर्स करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सरकार का जो MNSSY का पोर्टल है, जो एक वेबसाइट दिया होगा आपके पम्पलेट में नीचे सबका है पास में, वहाँ पे उस पोर्टल पे जो कॉलेज का लिस्ट होगा, उस कॉलेज का लिस्ट में कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तभी हम इस योजना का लाभ दे सकते हैं, अन्यथा आपका लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पम्पलेट में आपका 41-42 प्रकार का कोर्स दिया हुआ है। ठीक है, उस कोर्स में भी जो भी आप कोर्स करेंगे या फिर उस पोर्टल पर जो भी लिस्टेड होगा उसी में हम आपका लाभ दे सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसका लाभ क्या है, 4 लाख रुपये मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या मिलेगा बता दिए। लाभ लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आपका मैट्रिक का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, में इंटर का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपका कोर्स आपका इंटर बेसिस पे है तो इंटर तक ही रहेगा, अगर आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे है, मास्टर डिग्री करें तो ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, बाकी आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो आप कोर्स कर रहे हैं उसका फ़ी स्ट्रक्चर होना चाहिए। फ़ी स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप लोग? फ़ी स्ट्रक्चर समझ रहे हैं क्या होता है? हाँ, बोनाफाइड या फ़ी स्ट्रक्चर होता है, वो पाठ्यक्रम शुल्क होता है। मान लेते हैं कि सपोज डेट आप समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन लिए, सरकारी कॉलेज में, तो उसमें आपका कितना रुपया खर्च है वो आपको दर्शाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लेते हैं आपके कॉलेज का फीस 2 लाख ही है, 4 लाख है, 3 लाख है, जो भी फीस है, वो सेमेस्टर वाइज पैसा ले रहा है कि ईयर वाइज पैसा ले रहा है, वो आपको उसको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फ़ी स्ट्रक्चर कॉलेज बना के देती है जब आपका एडमिशन उसमें हो जाता है। ठीक है, और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के देगी, एडमिशन प्रूफ की एक रसीद भी देती है कि आपका एडमिशन उस कॉलेज में, चाहे किसी भी कॉलेज हो, उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग इस योजना का लाभ हम लोग दे पाते हैं, लोन सेंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो वो फ़ी स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। बाकी आधार कार्ड बता दिए आपका, जैसे मैडम बताएं बैंक पासबुक का कहानी कि आपका बिहार ग्रामीण बैंक का नहीं होना चाहिए, आधार सीडेड होना चाहिए। ठीक है, आपका जो ग्राहक सेवा केंद्र गांव में होता है उसका भी कभी कभी किसी बच्चा को पासबुक मिल जाता है, चाहे जो भी मिल जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका याद रखिए कि आपका रहने खाने का फीस जो होता है आपके अकाउंट में जाता है, कॉलेज का फीस कॉलेज के अकाउंट में जाता है। ठीक है, कॉपी किताब का खर्चा आपके अकाउंट में जाता है। तो 35,000 से ज़्यादा आपका अमाउंट हुआ, आपका पैसा फंसना लगता है ग्राहक सेवा केंद्र के पासबुक में। तो ध्यानपूर्वक इस चीज़ को दूर रखना है। ठीक है, अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, जैसे बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे जो भी टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, उसमें आपका लैपटॉप की ज़रूरत है, तो सरकार 35,000 का लैपटॉप भी इसमें देती है। ठीक है, तो वो भी चीज़ आपका 4 लाख के अंदर है। तो ये क्या बताए, कॉलेज के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फ़ी स्ट्रक्चर और एडमिशन रसीद, बाकी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक इंटर जो भी पास किए हैं उसका डिटेल्स होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ होते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपके गार्जियन बनते हैं, कोप्लिकेंट होते हैं, जो इस आपके माता पिता में से कोई एक हैं। अगर किन्हीं विद्यार्थी के पास माता पिता नहीं है खुदा न खास्ते, तो वो अपने नाना जी को बना सकते हैं, चाहे आपके जो रिलेटिव है वो भी उनको गार्जियन बना सकते हैं, तो उनका भी आधार कार्ड लगेगा। और जब आप इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने जो भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के DRCC ऑफिस आएंगे, तो वहाँ पे उनको भी रहना अनिवार्य होगा आधार कार्ड को लेकर के। ठीक है, तो ये चीज़ें आइएगा, आने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसका लोन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये तो आपको हम बता दें कि क्या लाभ मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। आपको लाभ लेने के लिए आपको DRCC ऑफिस जाना होगा।
अब आपको हम बताते हैं कि पैसा आपको कैसे माध्यम से जाएगा और कैसे आपको इस योजना पैसा को अपने अकाउंट पे लेना है कि कैसे कॉलेज में लेना है, वो हमको ध्यान से सुनिएगा। इस चीज़ को बहुत बच्चे को इस चीज़ में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। एक बार पैसा उनके अकाउंट में गया बस शांति से बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि पैसा सरकार अब हमको देगी अकाउंट में, वो ऐसा नहीं होता है। मान लेते हैं सपोज डेट क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। सपोज डेट मान लेते हैं कि आप बीटेक में एडमिशन लिए, ठीक है। इन्हीं पे हम कहानी ध्यानपूर्वक समझिएगा, इन्हीं पे कहानी बता रहे हैं कि बैठ जाओ। मान लेते हैं आलोक कुमार के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे, एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद सारा ये जानकारी आज आप लोगों के दिए, सुने समझे। उसके बाद में जा करके DRCC में लाभ लिए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। लाभ लेने के बाद इनका एडमिशन फॉर्म भरा गया, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, इंटरनल वेरिफिकेशन होता है। जांच होने के बाद एक एग्रीमेंट होता है बिहार शिक्षा वित्त निगम जो DRCC ऑफिस में ही है, वहाँ से करने के बाद इनका फर्स्ट पेमेंट चला गया, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट चला गया तो इनको कॉलेज मांग रहा है कि नहीं हमको ईयर वाइज पैसा चाहिए, ठीक है। तो ईयर वाइज पैसा इनका सेंक्शन हो गया, अपना सारा प्रोसेस हो गया, फर्स्ट पेमेंट चला गया। सेकेंड पेमेंट लेने के लिए ये बैठे रहेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सेकेंड पेमेंट लेने के लिए इनको कॉलेज से बोनाफाइड फिर से बनवाना होता है, ठीक है। फिर से आप बनवाएंगे बोनाफाइड कि हम फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है, सेकेंड ईयर में हम चले गए हैं, हमको सेकेंड ईयर का पैसा दिया जाए, ठीक है। तो वो बोनाफाइड बना के कॉलेज देंगे। प्लस में जो फर्स्ट ईयर आप पास किए हैं उसका रिजल्ट भी अपलोड करना होता है। तो आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है जो रजिस्ट्रेशन के समय होता है, उसमें आपको अपलोड करना होता है सबसेकेंड पेमेंट के तौर पे, ठीक है। इस बीच आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अकाउंट नंबर जो है इस बैंक से कभी होता है ना कि बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, कॉलेज के अकाउंट नंबर चेंज होता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसेकेंड पेमेंट के तौर पे मांगना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब उसको पैसा जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप 4 साल पैसा को ले लेते हैं, 4 साल तक आपका बीटेक का कोर्स होता है, चाहे पॉलिटेक्निक जो भी कोर्स होता है, आप उस पैसों को लेके पढ़ाई कर लेते हैं। तब तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं मांगा जाता है, ठीक है। कि हाँ आपसे कोई पैसा आप लिए सरकार तो पैसा लौटाइए, कुछ नहीं। मान लेते हैं इनका आलोक कुमार का बीटेक कंप्लीट हो गया, 4 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इसी बीच अगर बैंक से आप पैसा लेते तो आपको जैसे जैसे पैसा भेजता वैसे वैसे आपको पैसा इंटरेस्ट जोड़ता, लेकिन यहाँ पे सरकार की योजना है, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है। तो इनका आलोक कुमार का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद 1 साल बीत गया, साल भर तक समय मौका देगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साल भर आपको मौका देती है कि आप जो कोर्स किए हैं, कुछ भी ABCD कोर्स किए हैं, ABCD इंजीनियरिंग नर्सिंग कुछ भी कोर्स किए हैं, आप उस बेसिस पर नौकरी ढूंढिए, रोज़गार तलाशिए, ठीक है। तो अगर नौकरी मिल गई तो बेटर एंड बेस्ट है, नहीं मिली प्रयास जारी रखिए। उसमें भी 2 तरह की व्यवस्था सरकार की है। आपका साल भर बीतने के बाद आपका एक EMI बना देगा, जैसे हम लोग अक्सर मोबाइल का EMI जो हम लोग पेमेंट करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो पेमेंट करते हैं ना महीना वाइज, ठीक उसी तरह से EMI करती है। अगर आप लोग का पैसा 2 लाख से ऊपर है तो आपका 84 किस्त में पैसा लौटाना है, वो भी कोर्स कंप्लीट होने की 1 साल के बाद से, यानी कि 4 साल का कोर्स है तो 5वां साल से आपको लौटाना है, ठीक है। अगर आपका पैसा 2 लाख से नीचे है, अक्सर BA BCom वाला बच्चा को होता है, तो उसको 60 महीने का किस्त बनता है EMI के माध्यम से, ठीक है। अब बात आती है EMI मेरा बन गया, हमने पढ़ाई भी कर लिया, ठीक है, हमको पैसा अभी नौकरी नहीं लगी है, हम सरकार को पैसा लौटाने में अभी सक्षम नहीं है। उस कंडीशंस में 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि एक नोटरी से बनता है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, आपका एक एफिडेविट डाउन होता है ID से, वो एफिडेविट को नोटरी से साइन मोड करवा करके अपलोड कर दीजिए, शपथ पत्र होता है एक तरह से वो, ताकि हम उसमें रहता है कि हम अभी भी बेरोजगार हैं, अभी भी हमको नौकरी नहीं लगी है, हमको कुछ और समय दिया जाए, ठीक है। तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। 6 महीने का एक्सटेंशन का कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका EMI रुक जाएगा, वो EMI रुकेगा नहीं, मंथली जो बना गया है वो चलते रहेगा, लेकिन आपको कोई सरकार तरफ से कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा, कोई कॉल नहीं किया जाएगा, ना कोई मैसेज दिया जाएगा कि आपको कोई लौटाए पैसा, उसके लिए वो रहता है, कोई नोटिस नहीं जाएगा आपका, लेकिन आपका EMI चलते रहेगा। उस कंडीशन में एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है, हम विद्यार्थी को अक्सर मेरे पास जाते हैं कि सर हम पैसा कैसे लौटाएं, हमको नौकरी नहीं मिली है, तो हम उस बच्चे को अक्सर हम उसको समझाते हैं, बच्चा कर भी रहे हैं, वैसे बच्चा करते भी हैं, जो भी पढ़ लिए हैं आप लोग के डिस्ट्रिक्ट के कर भी रहे हैं, दूसरा ऑप्शन जो बताते हैं वो कर भी रहे हैं।
उनको बोलते हैं कि आपके पास जो भी अमाउंट है खर्चा काट करके, चाहे जैसे भी हो, अगर पैसे नौकरी नहीं मिले आप ट्यूशन भी पढ़ाइए, जो भी अमाउंट है, मान लेते हैं सपोज डेट आपके पास 4000 का EMI बना है, ठीक है, 4000 का EMI बना है, आपके पास 500 रुपया भी अवेलेबल है, तो 500 रुपया भी आप उस ID पे जमा कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपको कोई नोटिस नहीं जाएगा, कॉल नहीं जाएगा, सरकार के नज़र में रहेगा कि आप पैसा हम लौटा रहे हैं, ठीक है, और आपको पैसा घटेगा भी। एफिडेविट जमा करने से पैसा घटता नहीं है, वो पैसा बाउंस होते रहता है, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब बात आती है कि सर आपने बता दिया कि EMI बन जाएगा, आपका लौटाना भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से लड़के सब के लिए 4% है और लड़की सब के लिए 1% का इंटरेस्ट है सालाना, साधारण ब्याज। कोई बैंक का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वो नहीं होता है, वो साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो 4% सालाना का इंटरेस्ट होता है, वो साल में लगता है। आप 2 लाख लीजिए, 1 लाख लीजिए, 4 लाख, मैक्सिमम तो सरकार 4 लाख ही देगी, तो वो 4% का इंटरेस्ट रहता है बस। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप अगर आप समझ गए हैं, कोई बच्चे अगर इसमें लाभ लेकर के पढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, तो सिंपल सी बात है, DRCC ऑफिस जाएंगे, जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन करवाएंगे। एडमिशन से आपका 3 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है, फी स्ट्रक्चर, बोनाफाइड और एडमिशन रसीद, बाकी जो आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएंगे, पढ़ेंगे। सिंपल सा तरीका है, पढ़ करके अपना लौटाने का सिंपल तरीका। अगर माइंडसेट में रहा लौटाने का, तब कि नहीं बच्चा को ऐसा देखते हैं कि सर हमको पैसा नहीं लौटाएंगे, कमा रहा है, जॉब भी कर, लेकिन पैसा नहीं लौटाएंगे, उसका तो बातें कुछ है। क्योंकि जब आप पैसा नहीं लौटाइएगा, दूसरा का पैसा कैसे मिलेगा, है ना। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का कहानी आपका ये है। अगर बता दिए, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आपको बताया ना, 4% लड़का सब के लिए और गर्ल्स के लिए 1% का इंटरेस्ट है, समझ गए, इसमें कोई ऐसे नहीं है। अगर इस योजना में अगर थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन हो, थोड़ा सा हल्का भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था, आप बता रहे हैं। हाँ बताए ना क्लियर। हाँ आइए ना जिनको जब लग जाने के बाद उनको तो रिटर्निंग करना ही है। जी, हम तो न्यूज में पढ़े जी जी। जिनको जब नहीं लगा है उनको माफ कर दिया जाए। देखिए, जिस हिसाब से सरकार का पॉलिटिकल जो होता है, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो हमेशा स्पीच देते रहते हैं कि सरकार लोन नहीं तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन अभी प्रॉपर हम लोग के पास कोई गाइडलाइन नहीं आया है, ठीक है, गाइडलाइन नहीं है कि हाँ माफ़ हो जाएगी, चाहे कुछ हो जाएगी। अगर माफ़ होता, हाँ अखबार तो बहुत सारे बच्चे आते भी हैं कि सर हमको माफ़ हो जाता है कि है, लेकिन जब प्रॉपर हम लोग के पास कोई नोटिस आएगा, गाइडलाइन आएगा, तब तो हम उस पर आके हम काम करेंगे, चाहे कुछ करेंगे। अभी तो कोई गाइडलाइन नहीं आया। तो हम जो बताए ना दूसरा ऑप्शन कि अगर 100 रुपया भी है, 200 रुपया भी है, क्या कि आपको 5 साल में पैसा चुकाना है, क्या आप 5 साल बैठ के रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला तो प्राइवेट भी काम करेंगे, आपके गार्जियन उतना अफोर्ड भी नहीं करेगा, है ना। तो उतना तो मेंटलिटी अगर बच्चा बना लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा साल भर बैठेगा, 1.5 साल बैठेगा। ट्यूशन बीटेक कर लिया, चाहे BA कर ले, तो वो आपको ग्रेजुएशन भी कर करके, ट्यूशन भी पढ़ा करके उतना लौटा सकता है। तो मेंटलिटी हो रहेगा तो सर तो करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो।